नमस्कार। आज हम आपके चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के थर्ड वीडियो में हैं, जिसमें हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इससे पहली वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में जान चुके हैं। तो सदिश निरूपण पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं? जब मैं आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहा था सेकंड लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि हमने कूलाम का नियम क्यों पढ़ रहे हैं। कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला हमें मिला था वो था F इज़िकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग केवल परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है? 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, 2 आवेश Q1 Q2 अगर हैं, इनके बीच में कार्य करने वाला विद्युत बल, जिसे हमने F से डिनोट किया था, और मैंने बताया था कि यह बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कोई भी हो सकता है। ये कैसे पता लगता है, ये बात हम कर चुके थे कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव साइन होंगे तो आकर्षण बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दोनों तरफ नेगेटिव साइन होंगे या ऋण आवेश होगा तो भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। लेकिन अगर अलग-अलग आवेश होगा, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, तो आकर्षण बल लगेगा। ये बात हम पिछले वीडियो में जान चुके थे। तो अब सवाल उठता है कि हमें सदिश निरूपण की आवश्यकता क्या पड़ी? देखो, जहाँ पे भी सदिश आ गया, इसका मतलब है कि हमें दिशा के बारे में बात करनी है। ठीक है? दिशा के बारे में। कूलाम का जो नियम है वो केवल परिमाण के बारे में बात करता है, दिशा के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है? तो कूलाम के सदिश नियम से हम जो बल लगने वाला है उसकी दिशा का भी पता लगा पाएंगे। ठीक है? सदिश निरूपण की जरूरत क्यों पड़ी, ये उसका जवाब। ठीक, अब आइए कि अगर दोनों तरफ यहाँ पे धनावेश वाला धन आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों तरफ। Q1 पे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अगर मैं इसको F1 और इसको F2 नाम दे देता हूँ, अभी मैं आपको क्या रहा हूँ कि सदिश निरूपण का जब आप पूरा डेरिवेशन करेंगे तो उसमें किस-किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो मैं एक बार आपको पिछले कूलाम के नियम से रिवाइंड करा रहा हूँ, और 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो, ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक? तो यहाँ पे हम लोग कूलाम के नियम में मैंने बताया था कि दोनों में प्रतिकर्षण बल है, तो दोनों तरफ बल लगा है, और ये जो बल है, विद्युत बल F1 और F2, इन दोनों का परिमाण समान है। ठीक है? जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका परिमाण समान होगा, और इनकी दिशाएं अलग-अलग होगी, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होगी। ये बात पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जो विद्युत बल कार्य कर रहा है दोनों आवेशों के बीच में, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो विद्युत बल है, फोर्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। फोर्स हमेशा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, लेकिन जब हमें सिर्फ परिमाण लेना था, तो अगर मैं इस फोर्स को और इस फोर्स को जोड़ दूं, मान लीजिए अभी के लिए कि यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है। टोटल फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन करके हाफ कर दिया, तो क्या बचा, एक ही फोर्स बचा। प्रतिकर्षण बल बीच में निकालने का जो तरीका था। लेकिन यहाँ पे हम लोग दिशा के साथ प्रतिकर्षण बल निकालेंगे या विद्युत बल निकालेंगे, और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दोनों तरफ बल है, वो बल बिल्कुल एकदम समान कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी भी राशि को, किसी भी नंबर को यूनिट वेक्टर से, किससे, यूनिट वेक्टर, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, अगर हम किसी भी राशि को इकाई सदिश से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह राशि एक सदिश राशि बन जाती है। यूनिट वेक्टर अगर मैं ए की बात करूं, तो ये यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है। ठीक है? यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है ए कैप, हम लोग इसे बोलते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर को ओपन करने का क्या तरीका है,
कि ए वेक्टर यानी कि वेक्टर की दिशा, दूसरा ए का परिमाण जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है कि अब हम सिर्फ यहाँ पे परिमाण की बात करेंगे। मतलब दिशा से हमारा कोई मतलब नहीं होगा जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश को ओपन करने का तरीका है कि ऊपर हम लिखेंगे वेक्टर और उसको हम भाग कर देंगे उसी वेक्टर के परिमाण से, तो इकाई सदिश की वैल्यू आ जाएगी। इकाई सदिश का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? इकाई सदिश अगर मैं किसी भी वैल्यू में इकाई सदिश से गुना कर देता हूँ तो वह वैल्यू सदिश वैल्यू बन जाती है। ये बात शुरू में समझने की थी वीडियो शुरू करने से पहले, ताकि आपको जब मैं पूरा आपको डेरिवेशन बताऊं सदिश निरूपण का तो आपको समझ में आए। ठीक है, इतना क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम अपना मेन डेरिवेशन पे आते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस तरह से किया जाता है। ठीक, अगर हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि ये मूल बिंदु है, कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन जो है ये मूल बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, और इस मूल बिंदु से एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश इस मूल बिंदु से है Q2। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। आवेश Q1 की जो दूरी है मूल बिंदु O से वो है R1 और आवेश Q2 की जो दूरी है वो है R2। हम लोग पहले बार की तरह ही यहाँ पे भी आवेश धन आवेश दोनों तरफ लेते हैं। ठीक है, हम जब भी सदिश राशि को लिखते हैं तो उसके ऊपर ये एरो का निशान लगाते हैं। एरो का निशान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एरो का निशान इस तरह से लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु से Q1 इस ही दिशा में है। समझ रहे हैं ना? मूल बिंदु से Q1 की जो दिशा है वो यही है और वो R1 दूरी पर है। मूल बिंदु से Q2 की दिशा ये है एंड वो R2 दूरी पर है। ठीक है, जब हम लोग कूलाम का नियम पढ़ रहे थे तो इनके जो बीच की जो दूरी है उसको हमने R माना था। R माना था, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो अगर हम लोग Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन देख रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी R12, मतलब Q1 से Q2 की डायरेक्शन। और अगर हम Q2 से Q1 की डायरेक्शन देख रहे हैं तो वो डायरेक्शन होगी R21। ये इम्पोर्टेंट है। अगर Q1 से Q2 की डायरेक्शन देख रहे हैं तो वो होगी R12। ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब है कि जो दिशा जो है वो है R1 यानी कि Q1 से Q2 की ओर। और जब हम लिख रहे हैं दिशा R21 इसका मतलब है कि जो दूरी है Q1 की Q2 से, Q2 से Q1 की दूरी को हम लोगों ने लिखा है R21। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लिखने का जो ये है ना तरीका जो मैंने बताया कि Q1 से Q2 जाना है तो ही R12 डिस्टेंस है, Q2 से Q1 जाना है तो ही R21 डिस्टेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश। विस्थापन हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम दूरी, हम पहले क्या यूज करते थे? दूरी। लेकिन विस्थापन क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सदिश निरूपण की बात कर रहे हैं। इसको हम विस्थापन या विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो R1 और R2 है इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। यानी कि ये मूल बिंदु से आवेश Q1 और Q2 की स्थिति बता रहा है। आप अपनी एग्जामिनेशन की कॉपी में अगर ये चीजें लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे ने चीजें अच्छी तरह से पढ़ी है। ठीक है, इतना हो गया है। इसके बाद जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो आगे की तरफ इसी डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे भी आगे की तरफ इस डायरेक्शन में होगा।
ठीक है? अब एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे आने वाली है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बताऊँगा। R12 क्या है? R12 क्या है ये बताइए? अभी मैंने बताया है ना? बताइए क्या है? ये है R12 आवेश Q1 से आवेश Q2 की दूरी। ये लिखना है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। R21 क्या है? आवेश Q2 से आवेश Q1 की दूरी। ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब बल जो मैंने बताया था कि यहाँ पे फ़ोर्स काम करेगा F और यहाँ पे भी F। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे भी तो दिशा आएगी। अब वो दिशा हम कैसे लिखते हैं ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। Q1 पे जो बल लग रहा है सॉरी यहाँ पे F हम निकाल रहे हैं Q1 हाँ, ये Q1 पे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो लग रहा है किसके वजह से? Q2 की वजह से। आवेश Q1 पे जो बल लग रहा है, वो लग रहा है Q2 के वजह से। तो इसको हम लिखते हैं F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब क्या है कि आवेश Q1 पर बल किसके वजह से? Q2 के वजह से। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? आवेश Q2 पर बल किसके वजह से? Q1। ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है। F12 का मतलब है आवेश Q1 पर बल Q2 के वजह से और F21 का मतलब है आवेश Q2 पर बल Q1 की वजह से और F12 का मतलब है आवेश Q1 पर बल Q2 की वजह से। अगर कुछ गलत हुआ हो तो ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, लिखना ज़रूरी है। F12 क्या है? आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल। ठीक है? और F21 क्या है? आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। ठीक है? समझ गए हैं? Q1 के कारण Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। ये चीज़ें ज़रूरी है, देख लीजिए। कोई अगर आप इस डेरिवेशन को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सदिश निरूपण कूलॉम का बाद में सीखना। पहले दूरी को किस तरह से निरूपित किया जाता है और लगने वाले बल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए मेन डेरिवेशन पे। क्या हमने लिखा था? F की वैल्यू क्या थी कूलॉम के नियम से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इसमें इकाई सदिश की मल्टीप्लाई कर दूं तो वही सदिश निरूपण हो जाएगा। ठीक है? अब इकाई सदिश की किसकी मल्टीप्लाई करूं? तो सबसे पहले हम कौन सा बल निकाल रहे हैं ये बताइए। सबसे पहले सर हम बल निकाल रहे हैं F12, यही बल निकाल रहे हो ना? तो यहाँ पे कौन से इकाई सदिश की दूरी होगी? हम लोग इकाई सदिश कौन सा मानेंगे? दूरी वाला r। r जो दूरी है उसी यूनिट वेक्टर इकाई सदिश से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, कौन सा यूज करना है, ये ही जरूरी है। Q1 पर बल लगा है। F का मतलब F12 का मतलब क्या है? Q1 पर बल लगा है। किसके वजह से लगा है? Q2 के वजह से लगा है। तो Q2 से Q2 से Q1 पर लगने वाला बल Q2 से Q1 पर लगने वाला बल दिशा दिख रही है, कौन सा है? कौन सा है?
R21 कौन सा बल लग रहा है, कौन सी दिशा है, दूरी कौन सी है, R21 ये समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये है क्या, एरो नहीं लगाते हैं इकाई सदिश पे, कैप लगाते हैं, ठीक है। कौन सा यूज हुआ है इतना आपको समझ में आ गया है ना। R21 क्यों लिया है, क्योंकि Q1 पर Q2 के वजह से लगने वाला बल, इसीलिए R21 लिया गया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग इकाई सदिश वेक्टर को किस तरह से ओपन करते हैं, ये बात आप लोग जान चुके थे। लिखिए वही R21 वेक्टर और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब जब हमने यहाँ पे परिमाण लिख दिया है तो परिमाण का मतलब क्या होगा कि चाहे मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है, मोड़ लगा के हम लिखते हैं, चाहे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, वो सब बराबर होगा R के। आर के बराबर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, कि जो आर दूरी है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, परिमाण, और परिमाण क्या है, आर। तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चाहे R12 हो या 21 हो, उसको मैं आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, यहाँ पे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। अब आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस न्यूमेरिकल का, कि वेक्टर R21 को सोल्व कैसे करते हैं। इसके लिए जान लीजिए, एक हम लोग जो नियम यूज करते हैं वो नियम होता है वेक्टर का, वेक्टर एडिशन का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अच्छा, ये त्रिभुज नियम क्या होता है सदिश योग का, ये आप जान लीजिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। पहले रफ में आपको मैं ये समझा देता हूँ कि इकाई सदिश का त्रिभुज नियम क्या होता है। जैसे मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ये दो एक त्रिभुज हो रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें ए बी और सी, इसकी दिशा ए, इसकी दिशा बी, इसकी दिशा सी। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो वेक्टर जिनकी दिशा एक साइड है, जैसे ये कहाँ है, इस तरह, ये भी ऐसे ही क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन जो वेक्टर सी है, इसकी दिशा तो अलग हो गई है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर सी के। समझ में आया, नहीं आया तो इस बार दोबारा समझाता हूँ। ये वेक्टर ए की दिशा, ये वेक्टर बी की दिशा, ये वेक्टर सी की दिशा, ठीक है। इधर से चले, लेकिन ये तो बराबर नहीं है इसके, चलो इधर से जा नहीं सकते क्योंकि दिशा इधर है। तो इधर से इस बार अगर आप चले तो वेक्टर सी की दिशा और वेक्टर बी की दिशा एक ही है, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी बराबर होगा, जो थर्ड वेक्टर है वही है रिजल्टेंट वेक्टर। ये है वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लो, त्रिभुज का सदिश नियम, ठीक है। अब इसी नियम को इस्तेमाल करते हुए हमें निकालनी है R21 की वैल्यू। R21 कहाँ है, R21 यहाँ है। R21 की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और R2 की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। आप अगर इसको त्रिभुज लेंगे, ये पूरा त्रिभुज बना रहा है, ये सिर्फ हमने डायरेक्शन अलग अलग करने के लिए उसको बाहर की साइड बनाया हुआ है, वरना देखिए त्रिभुज जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि R12
त्रिभुज का पार्ट है और R21 नहीं है। ये दोनों एक ही रेखा है, लेकिन डायरेक्शन अलग-अलग है। उसको समझाने के लिए मैंने ये डायरेक्शन थोड़ी बाहर की तरफ बनाई हुई है। R21 की डायरेक्शन इस तरफ है, R2 की डायरेक्शन उस तरफ है, R की डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर होगा R1 वेक्टर के किससे? सदिश योग के त्रिभुज नियम से। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर होगा R1 वेक्टर के। समझ में आ गया है? R2 वेक्टर, R21 वेक्टर बराबर होगा इनका योग R1 वेक्टर के। तो वेक्टर R21 की जो वैल्यू है वो होगी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है? अगर मैं इसको समीकरण 1 लिख देता हूँ, तो समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए क्या वैल्यू है? F12 कौन सी वैल्यू है? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। एक R जो इधर था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया है और हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही हो गया है क्या? आपका डेरिवेशन। कोई समझ में आया या नहीं आया? यही वैल्यू है वे फोर्स F12 की। अब जब मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि लगने वाला बल दोनों तरफ बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि F12 बराबर है F21 के। किसमें? परिमाण में। लेकिन जैसे ही आपने एरो बनाया, सदिश निरूपण किया तो बराबर नहीं है। उनकी दिशा क्या है? विपरीत। तो माइनस का चिन्ह क्या बताएगा? दिशा है विपरीत। तो F21 की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको F21 की वैल्यू यहीं से जाननी है, तो आप लिख सकते हो माइनस का निशान लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब R2 माइनस R1। ये वैल्यू किसकी हुई? F21 वेक्टर की। ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। अब किसी के दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि सर ने तो बता दिया है कि ये दोनों बल बराबर होंगे, लेकिन पता कैसे लगेगा? ये मैंने इसलिए बताया है कि आपको इतना लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को जानना है कि क्या सच में बल F21 इतना ही आएगा, तो उसके लिए मैं फ़ोर्स F21 के लिए पूरा फ़ॉर्मूला दोबारा डेराइव करने वाला हूँ। वो मुझे 5 मिनट का समय दें। जिनको समझ में आ गया है, उनके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है? अब आइए, अब मैं आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन F21 के लिए भी करके बता देता हूँ। देखिए, मेरा काम है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? मैं जब सिस्टम पे बैठा हूँ, तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं बैठा हूँ कि मैं कुछ भी करके बस जल्दी अपनी वीडियो कंप्लीट कर दूँ। छोटी वीडियो ज़रूरी है बच्चों को बताने के लिए, नहीं। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा मानना यही है कि अगर हमारी वीडियो में अच्छा कंटेंट है और मैं बच्चे को समझा पा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो कितनी भी लंबी हो, बच्चा देखेगा। क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे ये सिर्फ़ आपको कह के बोल के छोड़ देता हूँ कि F21 भी यही होगा, कुछ लोग उसको रट लेंगे, कुछ लोग उसको समझ पा रहे होंगे, कुछ रट लेंगे, लेकिन नहीं। मेरा मतलब है कि यहाँ पे हर आदमी, हर बच्चा जो भी इस वीडियो में आया है, वो पूरा
समझे, वो खुद से जाने कि क्या F21 F12 के बराबर ही होता है। सिर्फ़ जो है वो डिफ़रेंस जो है वो सिर्फ़ डायरेक्शन का है, वो मैं प्रूव कर देता हूँ, अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसीलिए 5 मिनट आप और दे सकते हैं, जिनको जानना है, जिनके लिए नहीं हमारा हो गया है, वो जा सकते हैं। मेरा काम है कि मैं अपने यहाँ हर उस बच्चे को सब कुछ बताना चाहता हूँ, जिसे जो ज़ीरो से शुरू कर रहा है ना, वो भी यहाँ से सीखेगा। यही मेरा विश्वास है और यही मेरा एम है टीचिंग को लेके। आप मेरा एक बहुत सिंपल सा एम है कि हर एक बच्चे को मैं सिखाऊँगा, ठीक? तो यहाँ पे आप निकाल रहे हैं F21 के लिए, ठीक है? F21 के लिए निकाल रहे हैं। F21 का मतलब क्या है कि आवेश Q2 पर आवेश Q2 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q1 के कारण। तो Q1 से Q2 की डायरेक्शन क्या है? Q1 से Q2 की डायरेक्शन क्या है? बताइए Q1 से Q2 की डायरेक्शन क्या है? क्या है दूरी? वो दूरी है R12। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। F21 इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। हम यूनिट वेक्टर को इकाई सदिश वेक्टर को जब ओपन करेंगे तो R12 वेक्टर और R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग मान लेंगे कि सिर्फ परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ परिमाण। तो Q1 Q2 R यहाँ पे आ जाएगा तो ये R क्यूब हो जाएगा और R12 हो जाएगा वेक्टर यहाँ पे। F21 फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। R12 वेक्टर को हम लोग ओपन कैसे करते हैं बताइए? हम इसको ओपन करते हैं वेक्टर एडिशन के त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 डायरेक्शन एक है, तो जो तीसरी अपोज़िट डायरेक्शन होगी, वो उन दोनों वेक्टर का रिज़ल्टेंट वेक्टर होगी। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? R12। R12 की डायरेक्शन कैसे है? इस तरह। R1 की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज़ चल रहे हैं, लेकिन R2 एंटी क्लॉकवाइज़ है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन, एक मिनट दीजिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R12 बराबर है वेक्टर R2 के। तो वेक्टर R12 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहीं पे पुट कर देता हूँ। R2 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्या यही वैल्यू हमने निकाली थी? जी सर। तो क्या आपके समझ में आ गया है? जी सर। बस यही हो गया है। तो यही था कूलाम के नियम का सदिश रूपक। ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये बात बता देता हूँ। आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस वाले फ़ॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आसान सा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको इकाई सदिश के बारे में पता होना चाहिए कि इकाई सदिश के बारे में क्या-क्या चीज़ें हम लोग किस तरह से कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसको कैसे ओपन करते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें हैं, आपका हो जाएगा ईज़िली न्यूमेरिकल। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैं आशा करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए, और खुद नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।